साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सत्र के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि अगर हम लोग महिलाओं में और पुरुष में भेद मिटाना चाहते हैं तो किसी भी सत्र को हम महिलाओं का या पुरुष का अलग दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए ये हमारा सत्र कहने को महिलाओं के लिए हो सकता है, मगर ये विषय महिलाओं की समस्याओं को लेकर है, सत्र महिलाओं के लिए नहीं। इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा विचार किसी के अंदर नहीं है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति हम लोग भी अगर ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो फिर दुश्मन के षड्यंत्र को समझना और उसको उजागर करना शायद हमारे बस में नहीं होगा। यहां महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक विषय हम लोगों ने, साथियों, विषय हमें कोई बनाकर नहीं देता है या किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं होता जहां से हम ढूंढ के निकालते हैं। हमारा विषय बनता है जब हम फील्ड में काम करते हैं, तो काम करते वक्त जो अनुभव हमें होता है वो ही हमारा विषय बन जाता है। या हमारा दुश्मन जो भी किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और उसका प्रभाव जब हमारे समाज पर आता है तो हमारे लिए वो एक विषय बन जाता है। ये विषय नहीं है किताबों में पढ़ाए जाने वाले, ये हमारे समाज की समस्याएं हैं या हमारे समाज के साथ होने वाली धोखेबाजी है। इसलिए उन समस्याओं और धोखेबाजी को हम एक चर्चा का विषय बना करके यहां पर रखते हैं, जिससे उस समस्या पर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए और उस समस्या को लोगों के सामने उजागर किया जाए और उसमें किस प्रकार का षड्यंत्र है और उसका आने वाला परिणाम या दुष्परिणाम क्या होने वाला है, दुश्मन की उसके पीछे क्या सोच है, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के विषय रखे जाते हैं। साथियों, इसी कड़ी में ये विषय पर यहां पर है कि महिला आरक्षण का मुद्दा। आप सभी साथी पढ़े लिखे साथी यहां उपस्थित हैं और आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा है ये राजीव गांधी के समय से लगातार चलता रहा और अब तक भी वो बंद नहीं, खत्म नहीं हुआ। मगर आज से 1.25 साल या 2 साल पहले तक जब भी महिला आरक्षण का मुद्दा, ये बात मैं भी समझ रहा हूं कि महिलाओं का अधिकार बाबा साहब की इच्छा अनुसार या बाबा साहब की चाहत के अनुसार 50% बनता है। हमारी संख्या इस देश में 85% है और जिसकी संख्या 3% है उससे हम मांगते हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए। ये तो है ही है, ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। जो बामसेप में कुछ सालों से भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको ये बात समझ में आई हुई होगी, ज्यादा इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मगर ये जो 15-20 साल या 25 साल तक कहा जा सकता है कि जिस मुद्दे को पार्लियामेंट में रखा गया, जिस बिल को पार्लियामेंट में रखा गया, हमेशा प्रतिपक्ष के लोगों ने उसका विरोध किया। प्रतिपक्ष के लोगों ने विरोध किया नहीं, पक्ष के लोगों ने विरोध करवाया, कहकर करवाया, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सहमत थे आपस में कि ये पास नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों की वाहवाही लेने के लिए या उनका एक तरह से विश्वास हासिल करने के लिए अगर किसी एक पार्टी ने उसको पार्लियामेंट में रख दिया तो दूसरे दल ने उसका विरोध किया और विरोध किया तो प्रस्तुत करने वाले ने तुरंत वापस खींच लिया, अरे भाई विरोध हो रहा है इसलिए नहीं हो सकता। ये सारी की सारी बहानेबाजी, और ये बहानेबाजी लंबे समय तक चलती रही, कभी किसी ने, मगर इस पर किसी ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया। अब ये विषय यहां पर हमने रखने के पीछे कारण क्या है कि अचानक 25-30 साल तक अधर लटक रहे उस बिल को या मुद्दे को पार्लियामेंट में एकदम से पास करने के लिए सिफारिश कैसे हो गई। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या हो सकता है, दुश्मन की सोच क्या हो सकती है, उसको हम बताना चाहते हैं।
जिस चीज को वो 25 साल 30 साल या 20 साल तक सहमत नहीं होते उसके ऊपर, उसको पास नहीं करना चाहते, अचानक क्या हो गया? क्या उनको महिलाओं पे रहम आ गया? क्या महिलाओं पर दया आ गई? क्या उनको होश आ गया, अरे नहीं इनका भी बनता है, देना चाहिए? क्या हो गया? ऐसा कौन सा कमाल है, चमत्कार हो गया? ऐसा कौन सा उनका हृदय परिवर्तन कहा जा सकता है कि हो गया कि वो 33% महिलाओं को आरक्षण देने पर एकदम से पक्ष और विपक्ष सारे के सारे राजी, एक मत होकर के, कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक मत होकर के, एक राय होकर के वो बिल पास करने के लिए तैयार हो गए? क्या वजह है? साथियों, हम लोग यहां आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, 5 दिन तक लगातार जिन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं उनमें मुख्य जो मुद्दा हमारा है वो मुख्य मुद्दा है हमारा, मैं तो इस बात को यहां तक कहूंगा कि ये आज इस साल का हमारा जो ये अधिवेशन है, ये अधिवेशन ही हमारे संविधान को समर्पित है। ये हमारा अधिवेशन संविधान को समर्पित है, क्योंकि हमारा दुश्मन किसी भी तरीके से संविधान को खत्म या प्रभावहीन करना चाहता है, उसका एकमात्र इकलौता उद्देश्य है। अगर वो एकमात्र इकलौता उद्देश्य संविधान को प्रभावहीन करने का या उसको खत्म करने का अगर सफल होता है तो उसके एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों उद्देश्य हल हो जाते हैं, उसके मकसद पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इस संविधान में हमारे अधिकार हैं। हजारों वर्षों से जो अधिकार हमें हमारे महापुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से हासिल हुए, वे अधिकार इस संविधान में है और इस संविधान को वो हर हालत में हटाना चाहते हैं, प्रभावहीन करना चाहते हैं। इसलिए कभी कोई बोलता है कि ये संविधान सही नहीं है, इसे समंदर में फेंक देना चाहिए। कभी केसी सुदर्शन बोलता है ये ब्रिटिश प्रभावित है, इसे समंदर में फेंक देना चाहिए, और उसको जूता पड़ता है, चप्पल मारा जाता है। तो इस तरीके से वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और उस संविधान को खत्म करने का, प्रभावहीन करने का हर तरीके से रात और दिन 24 घंटे उनका जो थिंक टैंक है वो सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है कि किस तरीके से इसको किया जाए। अगर वो लोकतांत्रिक ढंग से इस संविधान को प्रभावहीन करना चाहे या इसका एक तरह से कहे तो समीक्षा इसकी करनी चाहे, तो उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत के बिना संविधान के किसी भी अनुच्छेद पर कोई किसी प्रकार की समीक्षा नहीं की जा सकती, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो हमारे दुश्मन ने देखा कि इस तरीके से जो भी सारे प्रयास उन्होंने कर दिए, बहुत सारी हवा बनाई, हिंदू की हवा बनाई, इसको ब्रिटिश प्रभावित कह दिया, इसको और भी कई कई नाम दे दिए, मगर फिर भी वो अपने मकसद में सफल नहीं हुए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला इसका कि इस संविधान पर अटैक कैसे किया जाए। पार्लियामेंट में, सांसद में 2/3 बहुमत बना करके संविधान का संशोधन या उसकी समीक्षा की जा सकती है, ऐसा प्लान उन्होंने बनाया होगा। अब संविधान में 2/3 बहुमत कैसे हासिल किया जा सकता है? 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अभी जो पार्लियामेंट की स्थिति है उसमें जो सवर्ण 15% के लोग हैं वे, और कुछ हमारे लोग जो उनके प्रभाव में है, या फिर अज्ञानतावश उनके झांसे में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर पार्लियामेंट में 1/3 उनका स्पष्ट बनता है। 1/3 स्पष्ट बनता है। कुछ उनके लोग और कुछ हमारे लोग, जो लोग ये नहीं जानते कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा। पंजाब में भी 5-6 महीने पहले एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में मैं गया तो मुझे वहां पर एक जानकारी साथियों ने दी कि यहां पर एक कैबिनेट में बिल पास हुआ है। उसमें क्या गया है
कि अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा तो उस पर एट्रोसिटी लागू होगा, उस पर एट्रोसिटी लागू होगा। ऐसा मुझे जो जानकारी दी गई उसमें है, और भी कुछ चीज हो सकती है उसके अंदर, लेकिन उसमें ऐसा बनाया गया कि किसी भी जाति के व्यक्ति को, जैसे एससी एसटी के व्यक्ति को अगर उसके जाति सूचक शब्दों से सूचित किया जाता है या पुकारा जाता है तो उस पर एट्रोसिटी होती है। तो उसमें उन्होंने लपेटे में लेकर एक कानून बनाया कि अगर ब्राह्मण को भी कोई इस तरीके से ब्राह्मण कहकर कुछ कहता है तो उस पर भी ऐसा हो सकता है। और उसके लिए जैसे जो जानकारी मुझे दी गई उसके अनुसार वहां पर अगर किसी एससी एसटी के व्यक्ति के ऊपर अगर अत्याचार होता है, वो एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करता है, तो कम से कम डीवाईएसपी रैंक का व्यक्ति उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसकी हायर अथॉरिटी से ही मतलब जांच होती है। मगर अगर किसी सवर्ण को यानी ब्राह्मण को किसी दो व्यक्ति ने ब्राह्मण कह दिया या उसको ब्राह्मण से संबोधित कर दिया, अपमानित कर दिया, ऐसा कह दिया, तो उसके ऊपर एक ASI 1 स्टार भी जांच कर सकता है। ऐसा कैबिनेट में एक बिल पास किया गया। और वहां तब मैंने चर्चा में बैठे बैठे पूछा, मैं क्या वहां पर कैबिनेट में कोई हमारा आदमी नहीं था? तो मुझे जानकारी दी गई कि वहां कैबिनेट में एक मंत्री हैं जो जुडिशियल से जुड़े हुए वकील हैं, कोई वो है, और वो भी उसमें सहमत है। उन्होंने साथ में रह करके उस बिल को कैबिनेट में रखवाया। तो हो सकता है एक उदाहरण है कि इस तरीके से कुछ लोग हमारे अज्ञानतावश उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तो इतनी बात नहीं है, अभी जो जागृति वामसेप के माध्यम से पूरे देश भर में फैलाई जा रही है उसकी वजह से बहुत कुछ कम हो गया है। मगर फिर भी SC ST OBC के 85% जो लोग हैं उनमें से 15% तो उनके साथ जा ही सकते हैं। 15% अगर वो जाते हैं, 15 अगर उनके होते हैं, तो 30-33% बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इनके लिए समस्या ये पैदा होती है कि संविधान की समीक्षा और संशोधन करने के लिए दूसरा एक तिहाई कहां से लाया जाए, एक तिहाई और चाहिए। तो उनके सातिर दिमाग की ये सोच क्या कहती है कि इस 33% महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए, इस बिल को पास कर दिया जाए, और उसके बाद राजनीतिक में जहां पर भी MPs की सीट है वहां पर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सवर्ण महिलाओं को ही टिकट देकर खड़ा करे। चाहे वो कांग्रेस से जीत करावे चाहे बीजेपी से जीत करावे, वो महिला सवर्णों की ही जीत करके पार्लियामेंट में आएगी। वो अगर जीत करके महिला आती है तो वो उनके ही फेवर में रहेगी, क्योंकि उनके प्रभाव में उनकी घर की महिला है वो। इसलिए वो लोग इस 33% महिलाओं के आरक्षण को, बिल को पास करके और महिलाओं को, अपनी महिलाओं को वो फील्ड में भेजकर यानी वहां पर सीटों पर से खड़ा करके जितवा करके पार्लियामेंट में ला करके वो 2/3 बहुमत बनाने का ऐसा षड्यंत्र साजिश उन लोगों ने बनाई होगी। मगर अचानक जब इसके ऊपर ये मांग हुई कि जो 33% भी आप दे रहे हो उसके अंदर कोटे में कोटा होना चाहिए, तो कोटे में कोटा होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि 33% महिलाओं को दिया जाएगा तो महिलाओं को दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। महिलाओं को उसमें यह तो नहीं किया जा रहा है भाई इतने पुरुष भी लिखे जाए या इतने मतलब एक तरह से कहा जाए तो किन्नर रखे जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, महिलाओं को ही कहा। चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, है तो महिलाएं। मगर जब कोटे में कोटे की बात आई कि 33% जो कोटा है उसके अंदर SC ST OBC का कोटा निर्धारित किया जाए, ऐसा जब कहा गया तो अचानक उनको एकदम से साफ सूंघ गया और उस बिल को यथास्थिति रख दिया। वरना महिलाओं को अगर देना है तो महिलाएं तो सभी महिलाएं हैं। मगर फिर भी उन्होंने ऐसा करके भी फिर उसके ऊपर स्थगन क्यों किया, रोक क्यों की? क्योंकि उनको मालूम है कि हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो सोचा हुआ प्लान है वो सफल नहीं हो सकता और ये अधिकार जो हजारों वर्षों से हमको नहीं दे रहे हैं वो दे दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत उसके ऊपर रोक लगा दी। ये एक बात महिलाओं तक सीमित नहीं है कि महिलाओं के आरक्षण का मैटर यहां पर नहीं है।
ये हमारे संविधान का मामला है। वो संविधान के साथ जो छेड़खानी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हर रोज जो नए नए पैंतरे, नए नए तरीके जो निकाले जा रहे हैं, वो अभी इससे अगला विषय ही ऐसा है, इससे अगले सत्र का भी विषय ऐसा ही है, वो भी हमारे संविधान से ही जुड़ा हुआ मैटर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये संविधान के साथ धोखेबाजी का मैटर है। इसलिए हमने इस एक समस्या जो महिला आरक्षण से संबंधित है, मगर इस संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है, इसलिए इसको हम लोगों ने रखा है। शायद इसको रखने की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि महिलाओं का सत्र है, लेकिन महिलाओं का सत्र नहीं, ये जनरली सब्जेक्ट के लिए रखा हुआ है और उसमें महिलाओं की भागीदारी हम लोगों ने रखी है कि इस पर वो अपने अधिकार के बारे में बात कर सके। वरना एक सत्र और भी है इसमें, कल और चर्चा होगी महिलाओं पर, एक और सत्र भी हम लोगों ने रखा हुआ है। हमने कोशिश की थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, मगर वास्तविकता ये थी कि हमें कुल मिलाकर के महिला वक्ताओं के नाम ही उपलब्ध नहीं हुए इस बार। वरना आगे से ये जो शिकायत आज हमारे मंच से मैडम कुसुम जी ने की है, वो भविष्य में आपको नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमारा दुश्मन हमारे अधिकारों को समाप्त करने के लिए नए नए तरीके जो ढूंढता है, उनमें से ये भी एक तरीका उसने बनाया कि अगर 33% महिलाओं के आरक्षण बिल को पास कर दिया जाए और 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए और आरक्षण दे करके फिर जब टिकटों का बंटवारा हो तब मांगने के लिए तो सभी आएंगे, मगर देना उनको ही है जो ब्राह्मण है, बनिया है, उनको ही देना है। और वो महिलाएं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में से उनको ही टिकट देना है। अगर बनिया हार जाएगी तो ब्राह्मण जीत के आ जाएगी, ब्राह्मण हार जाएगी तो बनिया जीत के आ जाएगी, कहीं पर दोनों आमने सामने ब्राह्मण होगी, एक दोनों में से ब्राह्मण ही जीत कर आ जाएगी। तो इस तरीके से 33% जो महिलाएं हैं, वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने इनको सुरक्षित सीट माना कि अगर ये 33% महिला आरक्षण हम लागू कर देते हैं तो ये 33% सीटें तो हमारी पक्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मान लीजिए कहीं पर किसी एकाध सीट पर किसी ओबीसी की कोई एकाध जाति का थोड़ा प्रभाव होता भी है, तो वो सिर्फ इस शर्त पर उसको टिकट देंगे, जैसे राजस्थान में जाट को दे दिया, ठीक है, कहीं विश्नोई को दे दिया, कहीं पर पटेल को दे दिया, तो ऐसा वो टिकट इस शर्त में देंगे कि आपको ये सीट जीतने के बाद हमारे ही फेवर में वोट डालना है, और वो अकेला कर भी कुछ नहीं सकती एक अकेली महिला। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि 33% में मजबूरीवश या दिखावा करने के लिए अगर 3% सीटें अगर मान लो दूसरों को देनी भी पड़ी तो वो भी आएगी, तो हमारी गुलाम बन के ही जाने का। ऐसा उन्होंने प्लान सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वे संसद में, पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत बना सके और 2/3 बहुमत बना करके इस संविधान पर समीक्षा कर सके, संविधान में बहुत सारे संशोधन कर सके। और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर जो संशोधन हो चुका है उस संशोधन का पुनः संशोधन अगर करना है तो फिर एक तिहाई चाहिए। अगर जो संशोधन हो गया या हमने आवाज उठाई अरे गलत हो गया इसको पुनः करो, तो वो कहेंगे भाई 2/3 करो, लाओ और बना दो, वापस कर दो। वो 2/3 हम एक तो क्या 7 पीढ़ी में भी नहीं बना सकते। अगर एक बार मैटर इनके हाथ में चला गया तो एक बार नहीं 7 या 100 पीढ़ी तक भी वो 2/3 बहुमत हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो संविधान में हमारे जो अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, संविधान उनके फेवर में बन जाता है, एक तरह से मनुस्मृति का पुनर्सर्जन हो जाता है। ऐसा वो करना चाहते हैं, इसके लिए वो रात और दिन लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, और हमेशा वो इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर होकर कार्य करते हैं। मगर साथियों, जिस संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिए, जिन संविधान ने हमें जीना सिखाया, बोलना सिखाया, वे लोग संविधान के ऊपर इतने अटैक होने के बावजूद भी एकदम से मौन धारण किए हुए हैं। कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं इसी पर मामले पर कि जिस तरीके से हमारे लोग
क्योंकि जो आज तीनों सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट का कोशिश किया जितनी हमारी बुद्धि थी, माफ करना या और मेरे मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरे से अच्छे अच्छे मुझे सोचने वाले विचारवंत और मुझे सपोर्ट करने वाले लोग मिले, फिर भी हमने वीर सिंह जी ने, कल्याणी जी ने, जो भी टेलीफोन पर, इतना दूर ये भी नहीं आ सकते थे, जैसे तैसे करके भी उसको सेटल किया और इस प्रकार का हमने एक तरह से अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की। फिर भी हमने प्रयास किया कि सब्जेक्ट को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखा जाए ताकि ये एक अधिवेशन नहीं, एक बेहतर किस्म का कैडर हो जाए, एक प्रशिक्षण शिविर हो जाए ताकि लोगों को सारी बात समझ में आ सके। सुबह का हमारा सब्जेक्ट जो सामाजिक जो ईमानदारी का था, उसके बाद में ये जो एनआरआई लोगों का ला, चाहे वो पढ़ लिख कर भारत में नौकरियां कर रहे हैं, चाहे पढ़ लिख कर विदेशों में चले गए हैं, शायद मेरे खिलाफ से सामाजिक ईमानदारी के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता। दोनों में एक जैसी ईमानदारी होगी तो ही ये जो हमारी क्रांति का बीज है वो ये मतलब बोया जा सकता है और इस क्रांति को किया जा सकता है। इसलिए एक जानकारी भी मैं आपको बीच में देना चाहूंगा जो सुबह, क्योंकि सुबह समय कम था इसलिए मैंने वक्ता से अपना नाम हटा दिया था, खुद रिक्वेस्ट करके मैंने कहा समय नहीं है। तो साथियों, हमारे बीच में आज के उस एनआरआई जो सब्जेक्ट पर सत्र में जो वक्ता थे माननीय स्वामीराम भारती जो कनाडा से, उनका संदेश उसी समय मिल गया था। वो कनाडा से तो भारत में हैं, यहाँ आ गए हैं, मगर वो उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। वो तहे दिल से यहाँ आना चाहते थे, मगर मुझे ये रिपोर्ट मिली कि उनके परिवार ने अलाउ नहीं किया। उनके परिवार को उनकी चिंता रहती है, इसलिए उनके परिवार ने उनको अलाउ नहीं किया। उनकी बेटी और उनके रिश्तेदारों ने बोला नहीं जाओगे आप, वरना वो आना चाहते थे। फिर भी उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मेरी उपस्थिति को वही समझें। और उन्होंने हर साल जो उनका कमिटमेंट है 25,000 रुपए का, उसका भी यहाँ पर घोषणा करने के लिए कहा, तो मैं उनका भी आभारी हूं। तो साथियों, इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए आ रहे हैं, ये अब इस संविधान बचाने के मैटर को अगर हम लोग लेते हैं तो हमें वापस सामाजिक ईमानदारी की तरफ जाना पड़ता है। अगर हम में सामाजिक ईमानदारी होगी तो ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये बात आप लोगों को पहले भी अच्छी तरीके से बताई गई है कि हमारे समाज के लोगों में सामाजिक ईमानदारी है, मगर जानकारी का अभाव होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कल्याणी जी ने कल एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताई थी। वो क्या थी कि हमारा दुश्मन डरा हुआ है, हमारा दुश्मन डरा हुआ है, इसलिए वो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करता है। वरना बहुत सारे चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे होते रहते हैं, राम कथाएं, भागवत कथा, कभी किसी नारायण का, कभी किसी नारायण का होता ही रहता है, उसके बारे में तो उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा अधिवेशन होने जा रहा है तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये बात परफेक्ट इनकी बात को 100% साबित करती है कि दुश्मन डरा हुआ है, मगर हमारे पढ़े लिखे वर्ग, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी घबराया हुआ है और उसको भयभीत किया हुआ है। क्यों भयभीत किया हुआ है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोगों को, सर मैंने खुद जिस तरीके से मैं फील्ड में जाता था तो बड़े अधिकारियों से ही मेरा मिलना ज्यादातर होता था, क्योंकि मुझे आदेश ही ऊपर से ऐसा ही दिया जाता था कि 10,000 से कम वाले कूपन आप मत ले जाओ। तो 10,000 से बड़ा कूपन तो वही लोग दे सकते हैं जो बड़े चैम्बरों में होते हैं, छोटे वाले देते नहीं है। तो कई बार मेरा सामना आमना होता था, तो मैं मजाक में, मेरा व्यवहार ऐसा नहीं होता था लोगों के साथ फंडिंग लेते वक्त आपको देना पड़ेगा, नहीं ये करना पड़ेगा। मेरा एक अलग तरीके से मोटिवेशन था। तो कोई आदमी मुझे बोलता था यार ये 3,000 ले जाओ, 2,000 ले जाओ, 5,000 ले जाओ, तो मैं उसको हंसते हुए कहता था बढ़िया तरीके से, मैंने कहा सर हो सकता है कि आपका लेवल 3,000 देने का हो, मगर मेरा जो लेवल है वो 3,000 लेने का नहीं है, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा भिखारी नहीं हूं, मैं इंटरनेशनल लेवल का भिखारी हूं, बैस साहब ने भेजा हुआ है। तो मैं कोई चवन्नी से राजी होने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरा लेवल नहीं है 10,000 से कम लेना, आपका लेवल हो सकता है। तो ऐसा हमें बहुत अनुभव होता था। एक बार साथियों हम एक जगह पर गए, तो एक अधिकारी, तहसीलदार लेवल के, मामलतदार बोलते हैं गुजरात में, उनके वहां गए शाम के समय। तो उनका पूरा परिवार था, एक बेटा बेटी और
पत्नी सभी बैठे हुए थे। हम जाकर के बैठकर हमने उनको समझाया, भाई ये अधिवेशन हमारा हो रहा है और इस अधिवेशन के लिए हम आपसे सहयोग लेने के लिए आए हैं। तो भी सारी बात उनको समझाई, काफ़ी कुछ समझ में आया। समझ में आने के बाद में जितना भी समय था हमने कोशिश की, तो उन्होंने एक ही बात का जवाब दिया हमको कि ऐसा है, मैं तो समाज के लिए देता ही रहता हूँ। साल में 12 महीने होते हैं तो कम से कम मैं 12 महीने में 6 बार तो देता ही देता हूँ समाज के लिए, मैं कभी मना नहीं करता। मगर इस बार का जो है ना, वो मैं अभी 15 दिन पहले ही दिया है। अभी 15 दिन पहले ही मैंने दिया है, वरना आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो जरूर देता। तो मैंने कहा ये जो हर 6 महीने 2 महीने में 6 बार साल में देते हो, ये कहाँ देते हो और अब की बार आपने कहाँ दिया? बोला मैंने अभी 15 दिन पहले एक मंदिर बनाने वाले लोग आए थे, तो मंदिर के लिए मैंने 25,000 रुपए का डोनेशन उनको दे दिया है, इसलिए क्षमा कीजिए, अगली बार मैं आपको दे दूंगा, मगर अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैं दे चुका। तो मैंने भी समझ लिया अभी देने वाले तो है नहीं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनको एहसास करवाते हैं, फिर चले जाते हैं। उनकी पत्नी भी दरवाजे पे खड़ी हो गई, वो हमारे सामने टेबल पर बैठे थे, बच्चे साइड के कमरे में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और वो ये है कि आप मर्जी पड़े वहाँ दें, मंदिर बनाने में दें, चाहे कहीं पर भी धर्म सभाओं में दें, धार्मिक कार्यों में दें, मेरा ऐतराज़ नहीं है। मगर एक बात मैं ज़रूर आपको कह के जाऊँगा कि जो 25,000 रुपया आपने मंदिर बनाने के लिए दिया है, आपका बच्चा उस मंदिर में जाकर 2 अगरबत्ती जला दे, ऐसा करने लायक उसको भी बना देना। कम से कम जो मंदिर आपने बनाया, आप बना रहे हो, उस मंदिर में जाकर के आपका बेटा 2 अगरबत्ती लगा सके, इतना तो खर्चा उसके पास भी होना चाहिए ना। तो उसको झटका लगा, ऐसा कैसे, आपने ये बात कैसे कही? क्योंकि वो तो वर्तमान में जीता है, हमारा आदमी वर्तमान में जीता है, ना तो कभी वो पहले क्या हुआ उसके बारे में सोचता है, ना भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में सोचता है। वो तो वर्तमान में जीता, आज मजे कैसे हैं बस। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ऐसी बात कही कैसे? तो मैंने कहा ऐसा है भाई, तुम लोग 25,000 रुपए किसी मंदिर के लिए डोनेशन करने लायक बने हो, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपको हर महीने पता लगा कि दोनों पति पत्नी नौकरी में है। मैंने कहा आप पति पत्नी दोनों को हर महीने एक अच्छी पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसकी वजह से आप 25,000 रुपए मंदिर में डोनेट करने लायक बने। और ये नौकरी जो आपको मिली है, ये नौकरी आपको आरक्षण की वजह से मिली है। मैंने कहा शायद अगर ऐसा नहीं हो तो कंफर्म कर दूं। मैंने कहा आपकी नौकरी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीधी बिना सर्टिफिकेट? नहीं, सर्टिफिकेट तो हमारा लगा है, ट्राइब का लगा है, आदिवासी का लगा है। तो मैं कहा ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है। उस सर्टिफिकेट ने, यानी समाज के प्रमाण पत्र ने आपको नौकरी दिलाई, और नौकरी की वजह से आपको तनख्वाह मिल रही है, और तनख्वाह की वजह से आप मंदिरों को डोनेट कर रहे हो। और वो रिजर्वेशन हमारे महापुरुषों ने 108 साल तक लगातार संघर्ष करके, अपने सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके, कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेल करके उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है। और वो जो रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, आरक्षण कहते हैं, वो समाप्त हो चुका है, वो अंतिम सांसें ले रहा है, एक तरह से कहें तो कोमा में चला जा चुका है। वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है। और बचा खुचा तो अभी सुप्रीम कोर्ट खत्म करने में लग गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जनवरी या फरवरी 2011 में। उसमें लिखा है, पढ़ा मैंने एक अखबार में, छोटी सी न्यूज देते साले, बड़ी खबर नहीं देते ऐसी है। उसमें लिखा है सर कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत किसी भी पात्र यानी योग्य व्यक्ति को उसकी पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। उनको 14 याद है, 16 याद है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनको 14 याद है, 16 याद है, मगर 16(4)(a) और 16(4) भूल गया है। उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है, संविधान के प्रति ईमानदार है, इसलिए आर्टिकल 14 और 16 के प्रति ईमानदार है, मगर आर्टिकल 16 के 4 और 4(a) के लिए वो ईमानदार नहीं है, शायद जैसे उसने पढ़ा ही नहीं हो। इसलिए वो फैसला देता है कि जब तक कोई पात्र व्यक्ति मिलेगा उसको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट वो आपके लिए मैसेज दे रहा है कि जब तक बनिए ब्राह्मण मिलते रहेंगे योग्य, तब तक आपके बच्चों का मौका नहीं है। अगर बाई द वे कुछ खाली रह गई तो सोचेंगे।
तो इस तरीके से वो जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने बताया, अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो पगार नहीं होगी, पगार नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डोनेशन को तो छोड़ो, उस मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाने लायक भी नहीं होगा। इसलिए हम तो मैं जा रहे हैं तो हाथ जोड़ करके, मगर आपसे इतनी विनती जरूर है कि इन बच्चों को कम से कम वो अगरबत्ती लगाने लायक बना देना। ऐसा करके हम उठ गए। जैसे ही हम उठकर रवाना हुए, उसकी पत्नी ने हमें पीछे से आवाज दी, भाई साहब जाओ मत रुको। तो हम वापस बैठ गए। उसने अपने पति से कुछ नहीं पूछा, अंदर गई, अलमारी खोला, 3,000 रुपया लाकर हमको दे दिया। ईमानदारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एहसास करवाना पड़ता है, जानकारी देना पड़ता है। हमारे लोग भी, वामसेप में काम करने वाले लोग भी मेहनत तो करना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते और सोचते हैं अपने आप हो जाए। अरे आपके लिए भी किसी ने मेहनत की है, आपको भी तैयार करने के लिए किसी ने दिन रात एक किया है, कोई न कोई आपके पास भी आया है। मैं तो मेरा खुद का उदाहरण देता हूं कि मुझे भी किसी ने तैयार किया, और वो व्यक्ति भले ही कितना ही छोटा हो, कितना भी शिक्षा में कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी किसी ने तैयार किया, बार बार पीछा करते थे लोग, बार बार पीछा करते थे, और आखिर ले जा करके मुझे डॉक्टर कुसुम मेघवाल से भिड़ा ही दिया, और उधर भिड़ा दिया तो मेरा जीवन परिवर्तन हो ही गया। तो ऐसा होता है, कोई न कोई आपके पीछे भी मेहनत का किया है, उसने भी अपना समय लगाया, तब आप में परिवर्तन आया है। अगर आप अपने समाज के लोगों को जागृत करना चाहते हो, अपने संविधान को बचाने के लिए उनको तैयार करना चाहते हो, तो आप लोगों को भी रात दिन करना होगा, जगाना होगा, जगाने के लिए जागना भी होगा, रातों को जागना होगा। हम लोग अभी राजस्थान के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से कल्याणी साहब, मैं बड़ी कोशिशें करने के बाद में वो धीरे धीरे हिम्मत जुटा पा रहे हैं, धीरे धीरे हिम्मत जुटा पा रहे हैं। पता नहीं उनको कितना झटका लगा है इस 2 साल पहले, कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा मुंह लेकर फील्ड में जाएं। मैं उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कार्यकर्ता की समस्या को नहीं समझता, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। कोई यहाँ आए हैं, टीम से आए हैं, फंड नहीं लाए, मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, फंड नहीं आए, लोग तो आए, लोग आए हैं तो फंड भी आएगा। तो ऐसा है, इसलिए जो हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता आज निराश होकर घरों में बैठे हुए हैं। हमें उनमें एक बात है, उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, उनको फिर से तैयार करना पड़ेगा, उनके अंदर विश्वास कायम करना पड़ेगा कि न तो विचारधारा बदली है, न उद्देश्य बदला है, न संगठन बदला है, और न ही हम बदले, कोई नहीं बदला है। अगर बदला है तो कोई बेईमान बदला है, कोई बेईमान बदल गया है, और बेईमान अगर हम हो जाएं, हमें भी उठा के फेंक देने का, ऐसे ही फेंक देने का। आज मुझे जिस तरीके से जो आज महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, जो यहां एहसास मुझे हो रहा है, उसके मुताबिक मैं ये बात नहीं कहना चाहता, मैं कोई नेता की तरह ये दावेदारी है वो घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरी तरह से अब विश्वास हो गया है कि जिस तरीके से मैं सोचता था एक आंदोलन के बारे में, क्रांति के बारे में, मुझे पहले ही मालूम है। मैं अपने साथियों से एक नहीं 1000 बार ये बात कह चुका हूं कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं, उस रास्ते पर मुझे 3 चीज दिखाई देती है, सिर्फ 3। इसके अलावा न तो मैं चौथी चीज के बारे में सोचता हूं और न ही कल्पना करता हूं। वो पहली चीज है जेल। आंदोलन में जेल पहली चीज है। दूसरी चीज है गोली, इनकाउंटर में मार दिए जाएंगे, और अगर गिरफ्तार हो गए सही सलामत तो देशद्रोही घोषित करके फांसी चढ़ा दिए जाएंगे। ये 3 चीज है, जेल, गोली और फांसी। ये कई बार मैं लोगों को कह चुका हूं, और इन तीनों के लिए मैं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुका हूं। मुझे इन तीनों में से किसी की परवाह नहीं है, और अगर तीनों में से 3 भी नहीं मिली तो चौथी मिलेगी, और वो होगी आजादी। अगर इन तीनों से बच गया, भाई देवे तीनों से बच गया, तो चौथी चीज अवश्य मिलेगी, और वो चौथी चीज आजादी है। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का, ऐसे हमारे महान बुद्धिशाली लोग, जिनके एक तरह से कहा जाए तो वर्षों के अनुभव
का जो मुझे एक तरह से मार्गदर्शन मिल रहा है, और ये जो एक मेरे लिए एक थिंक टैंक के रूप में तैयार हो रहा है, ये थिंक टैंक हमें गाइड करेगा और हमारी सेना, हमारी फौज लड़ेगी, ये मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए साथियों, हमें हमारे समाज के अंदर जाकर के जो भी निराशा छाई हुई है उस निराशा को निकालना होगा। उसके लिए मेहनत, देखो पहले हमने लोगों को तैयार किया, उस समय हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे अब डबल करनी पड़ेगी, दोगुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो वो नॉर्मल था, नॉर्मल को हमने जगाया, अब वो डिमोरलाइज है, डिमोरलाइज को जगाना यानी तैयार करना यानी डबल मेहनत है। और हम लोग बार बार कहते हैं, कल बैल साहब ने भी ये कहा, ये बहुत ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैडम कुसुम मेघवाल कहती हैं कि ये कांटों भरा रास्ता है, मगर ये हमने खुद चुना है, हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। ये रास्ता कांटों भरा है, इसमें कांटे ही कांटे हैं, मगर हमारे ऊपर किसी ने जबरदस्ती थोपा नहीं है, ये हमने खुद ने चुना है ये रास्ता। तो इस रास्ते पर हम चलेंगे। हम हमारे जो भी पीछे सपोर्टर हैं, थिंक टैंक हैं, उन लोगों को पूरा हमारी टीम की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग इस मिशन को, इस आंदोलन को आपके सपने के अनुसार ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।